or a bigger fire. कहानी की शुरुआत में हमें लिंडा को दिखाया जाता है जो प्रिंसटन नाम की एक कंपनी में काम करती है। लिंडा दिखने में भले ही थोड़ा ओल्ड टाइप की लगती है लेकिन वो काम करने में काफी माहिर है। कंपनी के लिए उसने एक प्रोजेक्ट तैयार किया था जिसे डोनोवन ले लेता है, वो भी इसी कंपनी में काम करता है। वो लिंडा से कहता है कि मैं तुम्हारा नाम मीटिंग में बता दूंगा। लिंडा को इससे कोई ऐतराज नहीं था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ समय के बाद जब डोनोवन उसकी फाइल को लेकर के मीटिंग में जाता है तब वो बड़ी चालाकी से लिंडा का नाम फाइल से हटा देता है और वो मीटिंग में सभी लोगों को ये बताता है कि ये फाइल उसकी है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि लिंडा छुप करके सब कुछ देख रही थी। वो निराश नहीं होती है बल्कि वो स्माइल करती है क्योंकि लिंडा को पता है कि प्रोजेक्ट चुरा लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज प्रोजेक्ट में है वो चीज कस्टमर को समझाना था और वो सिर्फ लिंडा ही कर सकती थी और आज नहीं तो कल उसे लिंडा ही समझाएगी। काम से छूटने के बाद वो घर पर आ जाती है जहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वो घर में अकेली रहती है। हालांकि घर में एक तोता है जिससे वो बात करके अपना टाइम पास करते रहती है। हर दिन वो टीवी पर एक सर्वाइवर नाम का शो देखती है क्योंकि उसे सर्वाइविंग काफी पसंद था। अगले दिन हमें मालूम चलता है कि कंपनी का बॉस अब ब्रैडली बन चुका है। वैसे तो उसके पिता बॉस थे लेकिन हाल ही में उनकी मौत हो गई, तो अब पिता के जाने के बाद वो इस कंपनी को संभाल रहा है। अचानक से लिंडा उसके सामने आ जाती है और थोड़ी बहुत उससे बातें करती है। हुलिया बिगड़ा हुआ था और सही से वो बात भी नहीं कर रही थी, इसलिए ब्रैडली थोड़ा नाराज हो जाता है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। वो अभी अभी बॉस बना था और वो नहीं चाहता था कि वो किसी को भला बुरा बोले। वो चुपचाप लिंडा की बात सुनता है और फिर अपने ऑफिस में चला जाता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि ब्रैडली और डोनोवन ये दोनों कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड थे। इसी वजह से जो प्रमोशन लिंडा को मिलने वाला था वो उसे न मिल करके डोनोवन को मिल जाता है। जब लिंडा को इस बारे में पता चलता है तब वो काफी मायूस हो जाती है, उसे गुस्सा भी आता है। इस बारे में वो ब्रैडली से बात करने के लिए उसके ऑफिस में जाती है जो उससे कहती है कि तुम्हारे पिता मुझे अच्छे से जानते थे, तुम्हारे पिता को पता था कि मैं काम करने में काफी माहिर हूँ, तुम्हें वो प्रमोशन उसे नहीं बल्कि मुझे देना चाहिए था। तुम्हारे पिता अगर होते तो वो ऐसा ही करते। जिस पर ब्रैडली उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम काम करने में माहिर हो लेकिन कस्टमर को मैनेज करने के लिए ऐसा बंदा चाहिए जो दिखने में स्मार्ट हो और वैसे भी सभी लोग उसे पसंद भी करते हैं। तुम्हारा जो बात करने का तरीका है, तुम जिस तरह से रहती हो वो कंपनी के लोगों को पसंद नहीं आता। ये सारी बातें सुन करके लिंडा को बुरा तो लगता है लेकिन वो कहीं न कहीं बिल्कुल सही कह रहा था। वो लिंडा से ये भी कहता है कि एक मीटिंग होने वाली है जिसमें तुम्हें चल करके अपने प्रोजेक्ट के बारे में उन्हें समझाना है। उसी समय ऑफिस में डार्सिया आती है जो ब्रैडली की वाइफ है। फिलहाल लिंडा के साथ जो कुछ भी हुआ था उन सबको लेकर के वो बहुत ज्यादा अपसेट थी। फिलहाल वो सामान लेकर के ऑफिस से बाहर चली जाती है और कार में बैठ करके खुद को कोसती है, लेकिन वो खुद से ये भी कहती है कि भले ही प्रमोशन उसे नहीं मिला लेकिन वो हार नहीं मानेगी। वो रेडी होकर के ब्रैडली के साथ मीटिंग में जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये सभी लोग प्लेन के जरिए हांगकांग जा रहे थे एक डील को फिक्स करने के लिए। तभी डोनोवन अपने लैपटॉप में एक वीडियो प्ले करता है। ये वीडियो लिंडा का था और इस वीडियो में उसने सर्वाइवल के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसको देख करके ये सभी लोग उस पर बहुत हंसते हैं, जमकर उसका मजाक उड़ाते हैं। लिंडा को इस बारे में नहीं पता था क्योंकि वो कान में ईयरफोन लगा करके कंपनी के लिए एक फाइल तैयार कर रही थी, लेकिन जब वो लोगों के हंसने की आवाज सुनती है तो उससे रहा नहीं जाता। तब जाकर लिंडा को मालूम चलता है कि ये लोग उसकी वीडियो को देख करके उस पर हंस रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, जिससे लिंडा को काफी बुरा फील होता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी समय अचानक से प्लेन में एक झटका लगता है। किसी वजह से प्लेन के एक इंजन में आग लग गई थी। हादसा होने से पहले लिंडा और ब्रैडली ये दोनों सीट बेल्ट को पहन लेते हैं। तूफान की वजह से अचानक से प्लेन का एग्जिट डोर टूट जाता है। जिन लोगों ने सीट बेल्ट को नहीं पहना था वो दरवाजे के जरिए बाहर की तरफ जाने लगते हैं। कई सारे लोग प्लेन से बाहर गिर करके मारे जाते हैं। इसके बाद प्लेन जा करके समुद्र में क्रैश हो जाता है। धीरे धीरे वो प्लेन समुद्र की गहराइयों में जा रहा था। लिंडा जल्दी से अपना सीट बेल्ट खोल लेती है। प्लेन डूबता उससे पहले ही वो प्लेन से बाहर आ जाती है। वो समुद्र के ऊपरी सतह पर आ जाती है। अगले दिन सुबह में जब उसकी अचानक से आँख खुलती है तब वो खुद को समुद्र के किनारे पाती है। समुद्र ने उसे ला करके यहाँ पर फेंक दिया था। ये एक बड़ा सा आइलैंड था जो समुद्र के बीचों बीच में था। इसके बाद जब वो थोड़ा सा आगे जाती है तब उसे उसका बॉस दिखाई देता है जो जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। हालांकि वो ब्रैडली को
होश में लाने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसके पैरों पर जख्म लगा हुआ था और वहाँ से ढेर सारा खून बाहर निकल रहा था। जख्मों की वजह से वो बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। लिंडा को समझ में आ जाता है कि जो करना है उसे खुद ही करना होगा। वो बड़े से पत्थर को तोड़ करके उसे नुकीला बनाती है। इसके बाद वो उन्हीं पत्थरों के जरिए छोटे छोटे पत्तों को काटती है। इन पत्तों की मदद से वो एक छोटा सा छांव के लिए कुछ बना रही थी। इसके नीचे वो ब्रैडली को ला करके सुला देती है, ताकि अगर रात में बारिश भी हो तो बारिश की वजह से ये दोनों भीगे ना। इसके बाद लिंडा जा करके एक छोटा सा गड्ढा खोदती है और उस गड्ढे में नारियल के 4-5 कटोरी रख देती है। ऐसा करने की वजह से रात के समय में जब बारिश हो रही थी तब बारिश का थोड़ा बहुत पानी उस नारियल के कटोरे में जाकर के इकट्ठा हो जाता है। अगले दिन सुबह में वो उसी पानी को पी करके अपना प्यास बुझाती है। कुछ समय के बाद ब्रैडली को भी होश आ जाता है। होश में आने के बाद लिंडा उसके करीब जाती है और उसे पानी पिलाती है। जब ब्रैडली उससे पूछता है कि कौन कौन बचा, तब लिंडा उसे बताती है कि हम दोनों के अलावा और कोई नहीं बचा। फिलहाल इस आइलैंड पर सिर्फ हम दोनों बचे हुए हैं और तुम 12 घंटे से बेहोश पड़े हुए थे। इसके बाद लिंडा जा करके आग जलाने की कोशिश करती है। टीवी पर हर दिन सर्वाइवर शो को देखने की वजह से लिंडा के अंदर ये हुनर आया था। आग को जला करके वो एक मछली को पकाती है। इसके बाद वो उस मछली को खुद भी खाती है और ब्रैडली को भी खिलाती है। लिंडा उसे कहती है कि तुम्हें ये खाना ही होगा तभी तुम ठीक होगे। इस तरह से सारा दिन बीत जाता है और लिंडा को यहाँ पर रहते हुए काफी अच्छा फील हो रहा था। उसे बिल्कुल ऐसी ही लाइफ चाहिए था। इसी तरह से अगले दिन सुबह होने के बाद लिंडा फिर से तरह तरह की चीजों को बनाने लगती है ताकि सरवाइव करने में आसानी हो। जिस पर ब्रैडली उससे कहता है कि इन सब पर ध्यान न दे करके इस पर ध्यान दो कि हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे। कुछ करो या फिर कोई तरीका ढूंढो ताकि वे लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाए। हमें यहाँ पर फंसे हुए 2 दिन हो चुके हैं। जिस पर लिंडा उससे कहती है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। उसकी बात न सुन करके ब्रैडली उठ करके यहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उठ नहीं पाता। हालांकि लिंडा उसे समझाती है कि ऐसा करने से तुम्हारी हालत और खराब हो सकती है। इतना सुनते ही ब्रैडली उस पर भड़क जाता है। उसे कहता है कि तुम्हें मेरी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मेरे लिए काम करती हो। लिंडा समझ जाती है कि ये अभी भी इस जगह को अपनी कंपनी समझ रहा है। जिसके बाद वो अपना सामान वगैरह लेती है और ब्रैडली को यहीं पर छोड़ करके चली जाती है। उससे जाता देख ब्रैडली ये भी कहता है कि जाओ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसकी हालत खराब हो रही थी। उसे भूख और प्यास लग रही थी, लेकिन वो उठ सकता नहीं था। शुक्र था कि उसकी हालत बस से बदतर होने से पहले लिंडा आ जाती है और वो उसे पानी पिलाती है। अब जाकर ब्रैडली को उसे उसकी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए वो लिंडा से माफी भी मांगता है। लिंडा एक लकड़ी को छील करके उसे नुकीला बनाती है और फिर वो ब्रैडली से कहती है कि वो एक सुअर का शिकार करने जा रही है। जंगल के अंदर से उसे सुअरों की आवाज सुनाई दे रहा था। पैरों के निशान का पीछा करते हुए जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो उसी वक्त एक सुअर उस पर हमला कर देता है। लिंडा अपनी जान बचा करके भागती है और एक जगह पर छुप जाती है। जब उसे मौका मिलता है तब वो उस सुअर पर हमला कर देती है और उसे खत्म कर डालती है। वो कटा हुआ सर ला करके ब्रैडली के सामने फेंक देती है। ब्रैडली को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वो एक सुअर का शिकार कर पाएगी, लेकिन उसने ये कर दिखाया। आज रात ये लोग उस सुअर को पकाते हैं और बड़े चाव से उसके मांस को खाते हैं, जिससे इन्हें प्रोटीन मिलती है और इन्हें प्रोटीन की काफी जरूरत थी। अगले दिन लिंडा जब खाना ढूंढने के लिए जाती है तब उस समुद्र में एक बोट दिखाई देती है। वो उसे आवाज लगा करके पुकारती है, लेकिन अगले ही पल शांत होकर के छुप जाती है। वो वहाँ से वापस आ जाती है और इस बोट के बारे में ब्रैडली को नहीं बताती है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। लगातार एक हफ्तों से यहाँ फंसने की वजह से ब्रैडली का मूड फिर से खराब होने लगता है। वो लिंडा से कहता है कि तुम काम को आसान बना करके यहाँ पर रुकना चाहती हो, लेकिन मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। मुझे यहाँ से बाहर निकल करके अपना काम खत्म करना है। मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। जिस पर लिंडा उससे कहती है कि तुम्हें अच्छे से पता है कि यहाँ से बाहर निकलने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम इतने बड़े समुद्र को पार करके अपनी दुनिया में वापस जा सके। बेहतर यही होगा कि यहीं पर रुक करके हमें किसी के आने का इंतजार करना चाहिए। और वैसे भी मैं तुम्हें सब कुछ ला करके दे रही हूँ, तुम्हें दिक्कत क्या है? तुम एक बार अपनी हालत तो देखो, तुम चल भी नहीं सकते और इस हालत में समुद्र को पार करने की बात कर रहे हो। इतना सुन करके ब्रैडली का ईगो हर्ट हो जाता है। वो लिंडा से कहता है कि मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है और वैसे भी मैंने भी तुमसे सीख लिया है कि सरवाइव कैसे करना है। मैं खुद से अपना एक अलग झोपड़ी बनाऊंगा। इसके बाद वो यहाँ से थोड़ी दूर जा करके लकड़ियों को इकट्ठा करके एक छोटी सी झोपड़ी बनाने लगता है। जब बारिश होती है तो वो बारिश के पानी को रखने की कोशिश करता है, लेकिन बारिश ही बंद हो जाती है। पानी तो ठीक से मिलता नहीं है तो खाना कहाँ से मिलेगा? भूख लगने पर वो कीड़े मकोड़ों तक को खा जाता है। और यहीं से वो लिंडा को देख रहा था जो सब कुछ काफी अच्छे से कर रही थी। उसे अच्छा अच्छा खाना मिल रहा था। उसने खाने पीने का सबका व्यवस्था
व्यवस्था किया था। ब्रैडली को जल्द ही इस बात का एहसास हो जाता है कि कहने और करने में काफी फर्क होता है। वो वापस से लिंडा के पास जाकर के उसे मनाने की कोशिश करने लगता है। वो लिंडा के पास एक चाकू देखता है जिसके बारे में वो उससे पूछता है। तब लिंडा उसे बताती है कि ये चाकू उसे समुद्र के किनारे मिला, हो सकता है कि ये पानी से बह करके आया होगा। खैर इस बात को इग्नोर करके वो लिंडा से बात करता है और उससे कहता है कि मैं बहुत बड़ा गधा हूँ, मैंने तुम्हें भला बुरा कहा लेकिन तुम काफी माहिर हो, मुझे माफ कर दो, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। अब अगर ऐसा कोई बोलेगा तो उसे तरस तो आ जाएगा ना। तो लिंडा भी यहाँ पर पिघल जाती है, वो अपना सब कुछ खाने के लिए उसे दे देती है। इस तरह से इन दोनों के बीच में दोस्ती की शुरुआत होती है। एक दिन लिंडा उसे अपने साथ लेकर के जाती है क्योंकि वो उसे कुछ दिखाना चाहती थी। लिंडा उसे अपने साथ लेकर के इस आइलैंड के ऊंची पहाड़ी पर जाती है। ये काफी ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ से इन्हें पूरा समुद्र दिखाई दे रहा था। वो ब्रैडली को जहरीले बेरीज के बारे में बताती है। ब्रैडली को कुछ दिखाने के लिए वो उस बेरी को अपने हाथों पर रगड़ती है जिससे लिंडा का हाथ लाल हो जाता है। वो ब्रैडली को बताती है कि इन बेरीज में जहर होते हैं, अगर इंसान गलती से भी खा ले तो वो मर भी सकते हैं। इसके बाद वो उसे इस आइलैंड का आखिरी छोर दिखाती है और उससे कहती है कि उस तरफ तुम कभी भी मत जाना, वहाँ पर हर तरफ कांटा फैला हुआ है, अगर तुम वहाँ पर गए तो वहाँ से कभी भी वापस नहीं आ पाओगे। इसके बाद जब ये दोनों यहाँ से वापस जाने लगते हैं तो उसी वक्त अचानक से लिंडा का पैर फिसल जाता है, वो नीचे गिरने वाली थी। वो तो शुक्र था कि उसने पेड़ के तने को पकड़ लिया था जिससे वो लटकी हुई थी और फिर जल्दी से ब्रैडली उसे पकड़ करके ऊपर खींच लेता है। इस तरह से उसकी जान बच जाती है और वो ब्रैडली को शुक्रिया कहती है। इसके बाद ये दोनों नीचे जाते हैं और एक साथ कुछ अच्छा सा पका करके उसे खाते हैं। ये सब कुछ काफी अच्छे से चल रहा था लेकिन कुदरत अच्छे से चलने कहा देती है। एक दिन अचानक से तेज बारिश और तूफान आता है। तूफान की वजह से एक पेड़ ब्रैडली के ऊपर गिरने वाला था लेकिन लिंडा उसे बचा लेती है। इसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर के एक गुफा के अंदर जाती है। थोड़ा सा अंधेरा था लेकिन रहने के लिए काफी ठीक जगह थी। बारिश की वजह से दोनों भीगे हुए थे और दोनों को ठंड लग रही थी, इसीलिए ये दोनों अपनी मर्जी से करीब आते हैं ताकि इन्हें गर्मी लगे। अगले दिन सुबह में उठने के बाद जब ये दोनों बाहर आकर के चेक करते हैं तब इन्हें मालूम चलता है कि जो भी चीजें इन्होंने बनाया था वो सब कुछ बर्बाद हो गया। जिस पर ब्रैडली कहता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस बार हम दोनों साथ में मिल करके इससे भी अच्छा बनाएंगे। इतना सुन करके लिंडा को काफी अच्छा फील होता है। इसके बाद ये दोनों एक साथ मिल करके ऊंचाई वाली जगह पर झोपड़ी बनाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। दोनों अच्छे से बात कर रहे थे, एक दूसरे के करीब आ गए थे। काम खत्म करने के बाद जब ये दोनों एक साथ बैठ करके आराम कर रहे थे तब ब्रैडली कहता है कि आज मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाऊंगा। यह सुन करके लिंडा को काफी अच्छा लगता है। वो कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है। रात के समय में ब्रैडली जा करके उसके लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाता है। ये दोनों साथ में बैठ करके खाना खाते हैं और ढेर सारी बातें भी करते हैं। जैसे ही थोड़ा सा वक्त बीतता है तो अचानक से लिंडा को चक्कर जैसा आने लगता है। अगले ही पल वो बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ती है। ब्रैडली ने उसके खाने में कुछ मिला दिया था। इसके बाद ब्रैडली को जैसे ही मौका मिलता है तो वो एक राफ्ट को बाहर निकालता है और उसे लेकर के समुद्र की तरफ जाता है। इस राफ्ट की मदद से वो यहाँ से बाहर निकलना चाहता था लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसी वक्त समुद्र की लहरों से वो राफ्ट टूट जाती है। वो पानी में गिर करके बेहोश हो जाता है। समुद्र की लहरें वापस से उसे किनारे पर ढकेल देती हैं। लिंडा पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी। कुछ समय के बाद उसे होश आ जाता है। ब्रैडली के शरीर से पानी निकाल करके उसे होश में लाती है। उस राफ्ट को लिंडा ने ही बना करके रखा था लेकिन उसने छुपा रखा था, पता नहीं कैसे, लेकिन ब्रैडली ने उसे देख लिया था। वो काफी समय से यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा था, इसीलिए तो वो लिंडा को अपनी बातों में फंसा लेता है। लिंडा कहती है कि कोई बात नहीं। इतना कहने के बाद वो उसे कुछ खाने के लिए देती है। अपने कर्मों पर ब्रैडली को काफी पछतावा हो रहा था। उसने जो कुछ भी किया उसके लिए वो लिंडा से माफी भी मांगता है लेकिन अगले ही पल ब्रैडली का शरीर अजीब तरह से रिएक्ट करने लगता है। तब लिंडा उसे बताती है कि जो तुमने अभी अभी खाया है उससे शरीर के कुछ हिस्से काम करने बंद कर देते हैं। धीरे धीरे कुछ समय के लिए ही तुम्हारा शरीर पैरालाइज हो जाएगा। और ऐसा होता भी है, वो अपने शरीर को बिल्कुल भी नहीं हिला पाता। लिंडा उससे कहती है कि मैंने तुम पर भरोसा किया लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। अगर मैंने फिर से तुम्हें छोड़ दिया तो तुम फिर से भागने की कोशिश करोगे, इसलिए एक बार तुम्हें सबक सिखाना होगा। चाकू को गर्म करने के बाद वो उसके पैंट को उतारती है। दरअसल वो उसे सबक सिखाने के लिए उसके प्राइवेट पार्ट के साथ कुछ करने वाली थी। चाकू को गर्म करने के बाद वो उसके प्राइवेट पार्ट को काटने लगती है। ब्रैडली का शरीर पूरा सुन्न हो गया था, इसलिए उसे कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद लिंडा उसे बताती है कि ये तो बस एक चूहा था, मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन अगर तुम मुझे मजबूर करोगे तो मैं कर सकती हूँ। मेरी मासूमियत का फायदा मत उठाओ। इतना कहने के बाद
वो चली जाती है। कुछ समय के बाद जब ब्रैडली नॉर्मल हो जाता है तब वो लिंडा के साथ में मिल करके उसकी हेल्प करने लगता है। लिंडा उससे कहती है कि मैं उस पार जा रही हूँ तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान लाने के लिए। आम के पेड़ में ढेर सारे आम पके हुए थे। जब वो आमों को तोड़ रही थी तो उसी वक्त उसे एक बोट दिखाई देता है जो उसकी तरफ ही आ रहा था। हालांकि बाद में उसे मालूम चलता है कि इस बोट में तो ब्रैडली की बीवी है। दरअसल वो काफी समय से ब्रैडली को ढूंढ रही थी। डार्सिया के साथ एक आदमी भी आया हुआ था। यहाँ लिंडा उसे बताती है कि ब्रैडली बिल्कुल ठीक है। इसके बाद वो इन्हें लेकर के ब्रैडली के पास जाने लगती है, लेकिन लिंडा का मन हिचकिचा रहा था। वो नहीं चाहती थी कि ये लोग ब्रैडली तक पहुंचे। जब वो इन्हें अपने साथ लेकर के ऊंची पहाड़ी के रास्ते से होकर गुजर रही थी तभी अचानक से डार्सिया का पैर फिसल जाता है। वो नीचे लटकने लगती है। लिंडा तो यही चाहती थी, इसलिए वो हेल्प नहीं करती है, वो पीछे हट जाती है। डार्सिया हेल्प के लिए चिल्लाती है लेकिन लिंडा उसकी हेल्प नहीं करती है। इन लोगों के साथ में यहाँ पर क्या हुआ ये हमें नहीं दिखाया जाता। कुछ समय के बाद लिंडा खामोशी की हालत में ब्रैडली के पास जाती है। पहली बार उसे इतना खामोश देख करके ब्रैडली भी सोचने पर हैरान हो जाता है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। वो ब्रैडली से बातचीत नहीं कर रही थी, वो शांति से एक जगह पर पड़ी हुई थी। हालांकि वो लिंडा से कहता भी है कि हमें चल करके सुअर का शिकार करना चाहिए, हमें प्रोटीन की जरूरत है, लेकिन लिंडा उसे मना कर देती है। जिसके बाद ब्रैडली अकेले ही शिकार करने का फैसला करता है। वो शिकार इसलिए कर रहा था क्योंकि उसने एक सुअर को देखा था। वो उसका शिकार करने के लिए जैसे उसके करीब जाता है तो उसी वक्त वो यहाँ से भाग जाता है, लेकिन तभी उसे यहाँ पर रेत के अंदर एक हाथ दिखाई देता है। जब वो उस हाथ को अच्छे से देखता है तब उसे वही डायमंड रिंग दिखाई देती है जो उसने अपनी बीवी को दिया था। जल्द ही वो समझ जाता है कि उसकी बीवी उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आई थी, लेकिन लिंडा ने उन्हें मार दिया। ब्रैडली काफी गुस्से में था। वो भागते हुए लिंडा के पास जाता है, जहाँ वो लिंडा से सीधा पूछता है कि तुमने उन्हें क्यों मारा। लिंडा बहाना बनाते हुए कहती है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो हर वक्त तुम्हारे साथ ही थी। लेकिन जब वो डायमंड की रिंग दिखाता है तब लिंडा समझ जाती है कि ब्रैडली को सब कुछ पता चल चुका है। जिसके बाद लिंडा उससे कहती है कि जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ, वो गलती से ऊपर से नीचे गिर गई। मैंने उसे बचाने की कोशिश भी किया था लेकिन नहीं बचा पाई। हालांकि ब्रैडली कहता है कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। जिस पर लिंडा उससे कहती है कि तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते। ब्रैडली उससे कहता है कि मैं अभी भी तुम पर विश्वास नहीं कर रहा। लिंडा समझ जाती है कि मामला गंभीर होने वाला है। वो कमर के पास अपने चाकू को चेक करती है लेकिन वो वहाँ नहीं था, क्योंकि जब वो सोई हुई थी तब ब्रैडली ने उसके पास से वो ले लिया था। इसके बाद वो लिंडा को मारने के लिए उसकी तरफ भागता है और लिंडा अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागती है। जंगल के अंदर जाने के बाद वो छुप जाती है और जैसे ही मौका मिलता है तो वो ब्रैडली पर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच में फाइट होती है और फाइट के दौरान दोनों ही एक दूसरे को काफी जख्मी कर देते हैं। वो लिंडा की आंखों पर हमला करता है और जब लिंडा को मौका मिलता है तब वो चाकू से उस पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वो काफी जख्मी हो जाता है और इसी वजह से वो यहाँ से भाग जाता है। वो भागते हुए उसी तरफ जा रहा था जिस तरफ लिंडा ने उसे जाने से मना किया था। जब वो उस जगह पर जाकर पहुंचता है तब उसे मालूम चलता है कि आखिर लिंडा ने उसे यहाँ पर आने के लिए क्यों मना किया था। दरअसल इस आइलैंड के इस तरफ एक बड़ा सा फार्म हाउस बना हुआ था। ब्रैडली हेल्प मांगते हुए जल्दी से उस फार्म हाउस के अंदर चला जाता है। वैसे तो ये फार्म हाउस पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ था, इसमें कोई नहीं था, लेकिन सामान भरा पड़ा हुआ था और लिंडा इसी जगह से सारा सामान लेकर के जाती थी। अभी भी वो कैमरे के जरिए ब्रैडली को देख रही थी, क्योंकि उसने ब्रैडली को इस तरफ आता हुआ देख लिया था। कैमरे के माइक के जरिए वो ब्रैडली को बताती है कि इस जगह के बारे में मुझे काफी समय पहले ही पता चल गया था। कुछ लोग बोट से कुछ सामान लेकर के इस फार्म हाउस में रखने के लिए आए थे। घर का लोग पता चलने के बाद मैं अक्सर इस फार्म हाउस में आया करती थी और मुझे वो चाकू इसी फार्म हाउस के अंदर मिला था। यहाँ वो ब्रैडली को ये भी बताती है कि उसने जानबूझ करके उसकी बीवी को मारा। वो चाहती तो उसकी बीवी को बचा सकती थी। ब्रैडली जैसे ही कमरे में जाता है तो उसी वक्त लिंडा गन लेकर के यहाँ पर आ जाती है। ब्रैडली के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो घुटनों के बल उसके सामने बैठ जाता है। लिंडा के सामने वो एक बार फिर से रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। उससे कहता है कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, मैं तुम्हारे प्यार को समझ ही नहीं पाया। जब से मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ तुमने मेरा अच्छे से ख्याल रखा। मैं कब का मर गया होता लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से जिंदा था। मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया, तुम तो मुझे बस बचाना चाहती थी। इस बार मुझे माफ कर दो, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। मैं तुम्हारे साथ इस जगह पर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। लिंडा एक बार फिर से पिघल जाती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें शुरू से यही तो समझा रही थी, किस्मत ने सिर्फ हम ही दोनों को क्यों बचाया, क्योंकि वो चाहती थी कि हम दोनों इसी जगह पर रुके और एक नई जिंदगी शुरू करें। वैसे
वैसे लिंडा को नहीं पता था, लेकिन ब्रैडली ने अपने पीछे एक छोटा सा हथियार छुपा करके रखा था। लिंडा को अपनी बातों में फंसाने के बाद उसे जैसे ही मौका मिलता है तो वो उस पर हमला कर देता है। उसके हाथों से गन छीन लेता है और वो लिंडा को शूट करने वाला था, लेकिन तब उसे मालूम चलता है कि इस गन में गोली ही नहीं है। बेचारा एक बार फिर से बहुत ही बुरी तरह से फंस जाता है। इस बार लिंडा को जैसे ही मौका मिलता है तो वो उस पर हमला करती है और उसे खत्म कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिंडा उस आइलैंड से वापस आ गई थी। वो काफी फेमस हो गई थी क्योंकि उसने प्लेन क्रैश के बाद महीनों तक उस आइलैंड पर सरवाइव किया था। हालांकि उसके साथ बहुत से साथी थे, लेकिन वो मर गए थे। लिंडा को एक नई पहचान मिल जाती है, वो काफी फेमस हो जाती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।